हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लेन। कहानी शुरू होती है जेनी नाम की लड़की से जो अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं है। उसे मेंटली बहुत सी प्रॉब्लम है, जिसमें से एक उसके डैड की खुदकुशी, जिसके बाद उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो चुका है। वो अपना पूरे परिवार से दूर एक हॉस्टल में रहती है, लेकिन यहाँ भी उसके वो बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। पर उसे एक बात का थोड़ा सुकून जरूर है कि यहाँ पर उसकी तरह और भी लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं। वो उन्हें दोस्त मानती है, लेकिन उन्हें हर रोज बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिसमें जेनी भी थी। अब इन लोगों की हर शाम काउंसलिंग होती है और डॉक्टर सैम्यूअल लेते हैं। अब एक दिन रात में जेनी अपनी मॉम से बात कर रही होती है, जिसमें वो उसे घर आने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे वो रोने लगती है और जेनी कॉल कट कर देती है। पर यहाँ वो फैसला कर चुकी थी कि वो भी वही करेगी जो उसके डैड ने किया था, क्योंकि अब ऐसी जिंदगी उसे नहीं जीनी है। वो थक चुकी है दवाइयाँ खाते खाते। इसलिए एक रात वो उस हॉस्टल से अपनी ज़रूरतों की सारी मेडिसिन ले लेती है और फिर बिना किसी को बताए वहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी रूममेट जब ये बात डॉक्टर को बताती है तो वो फौरन जेनी को कॉल करते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसके साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन जेनी को तो कुछ और ही प्लान होते हैं। हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में बैठी रोती रहती है और कहती है कि मुझे जाना ही होगा, मेरी फ्लाइट बोर्ड होने वाली है। अब उसकी आवाज़ सुन के वहाँ एक पॉल नाम का आदमी उसे बुलाने लगता है। उसे लगता है कि शायद जेनी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब बाहर वेटिंग हॉल में वो बैठी होती है तो पॉल भी उसके पास आकर बैठ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है, जिससे जेनी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और स्माइल भी करती है, वरना अभी तक वो बस डिप्रेस ही हुई जा रही थी। अब सारे लोग फ्लाइट में जाने लगते हैं तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई थी और वो क्रिसमस के लिए अपने घर जा रही है। उसे ऐसा खुश देखकर जेनी को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है अपनी ज़िंदगी में। कुछ देर बाद सब लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं तो कोइंसिडेंट यहाँ पॉल की सीट जेनी के साइड में होती है। वो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि शायद तुम्हारा और मेरा कुछ पुराना रिश्ता है। उसी दौरान वो बताता है कि मैं क्रिसमस पे अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। पर जेनी उनकी इन सब बातों पर कुछ ज़्यादा गौर नहीं करती, जिस वजह से पॉल को लगता है कि शायद वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो सो जाता है। पर जेनी को तो कुछ और ही प्लान होते हैं। वो अपनी मॉम को लेटर लिखती है कि अब बस बहुत हुआ, मैं और ऐसे जी नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद वो छुपके से पॉल के पॉकेट में वो लेटर डाल देती है और फिर कुछ मेडिसिन को लेके वॉशरूम में आ जाती है, यानी कि वो यहीं पे खुदकुशी करने वाली है। वो अपने घर तक का इंतजार नहीं कर रही है। जेनी हॉस्टल से बहुत सी दवाइयां लेकर आई थी, वो ओवरडोज करके अपनी जान देने वाली थी। वो उन सारी मेडिसिन को बाहर निकालती है और एक एक करके खाने के लिए रेडी करती है। लेकिन तभी कुछ टर्बुलेंस महसूस होती है तो गेट के बाहर एयर हॉस्टेस उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन वो गेट नहीं खोलती। पर यहाँ जेनी को इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि असल में क्या होने वाला है। प्लेन के साइड इंजन में आग लग चुकी थी, जिस वजह से वो अब कंट्रोल के बाहर हो चुका था। प्लेन धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जेनी अभी भी खुद को टॉयलेट में बंद करके रखा हुआ था। अब उसे आखिर में मरना ही है, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जब हम स्क्रीन को दोबारा देखते हैं तो ये प्लेन अब क्रैश हो गया था, और वो भी आर्कटिक सर्कल में, जहाँ पर खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि जेनी अभी भी जिंदा थी। वो जब उस प्लेन से बाहर आती है तो चारों तरफ बस मलबा और इंसान की लाशें थी। कुछ लोगों की सांसें चल रही थी, पर वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। वो भागती हुई उसके पास जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी दम तोड़ देती है। अपने चारों तरफ का मंजर देखकर जेनी रोने लगती है और खूब चिल्लाती है। इतनी तकलीफ देने के बजाय वो मर ही जाती। आखिर उसे गॉड ने जिंदा क्यों रखा? उसे लग रहा था कि वही इस पूरे हादसे में जिंदा है, लेकिन यहाँ कोई और भी था और वो था पॉल। वेल, इन दोनों का सच में पिछले जन्म में कुछ रिश्ता जरूर रहा होगा। जहाँ भी होते हैं हमेशा साथ होते हैं। वो फौरन जेनी को देखकर उसे आवाज़ देता है, लेकिन जेनी भागते हुए उसके पास जाती है और उसे लेकर वापस से प्लेन के अंदर टॉयलेट में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे हवा कम आ रही थी, जिससे दोनों बचे रहेंगे ठंड से। लेकिन वहाँ जाके जेनी को पता चलता है कि पॉल की रिब्स पे चोट लग चुकी है, जिससे उसका खड़ा हो पाना मुश्किल हो गया। तो वो फौरन उसे कुछ मेडिसिन देती है जिससे कि उसका पेन कम हो सके, और फिर दोनों वहीं एक ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन कब तक इन्हें यहाँ रहना पड़ेगा? क्या ये भी यहाँ पर मारे जाएंगे? यहाँ जेनी के अंदर फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जागेगी? ये सब बातें हमें आगे पता चलेगी। वो रात तो बीत जाती है, पर अब सुबह हो गई थी, उजाला हो गया था। पर ये करेंगे क्या? पॉल तो पहले ही उठ गया था ताकि मदद के लिए आगे जा सके, लेकिन जेनी थोड़ी देर से उठती है और उठते ही वो उन लाशों के पास जाने लगती है,
जो रात भर वहीं बाहर पड़ी हुई थी और अब वो पूरी तरह से जम चुकी थी। वो उनके पास जाकर बैठ जाती है तो पॉल उसे ऐसा करता देख उसे पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि फिर ऐसा क्यों कर रही हो। तो जेनी कुछ बहुत ही अजीब सा जवाब देती है कि ये मार्गरीटा है, इसने माउंटेन पर शादी करी थी हमें देखकर, और अभी कुछ ही देर पहले मैं इससे मिली थी, ये बहुत ही ज्यादा खुश थी। और यहाँ हम देखकर जान पाते हैं कि उसकी मौत ने जेनी को अंदर से तोड़ दिया है। पॉल उसे समझाता है कि वो जा चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो हम जिंदा हैं, इसलिए हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ जेनी बिना कुछ बोले ही जाकर फिर से टॉयलेट में बैठ जाती है। उसके हाथ में एक शार्प टूल था जिसे वो देखे जा रही थी। मे भी इसने सोच लिया है कि अब इसे मरना ही है। लेकिन तभी वहाँ पर पॉल आकर उससे कहता है कि हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते हैं हाथ पे हाथ रखे हुए। ना तो हमारे पास खाना और ना ही पानी है, इसलिए जो भी करना है हमें ही करना होगा, चलो मेरे साथ। अब ये सुनकर जेनी उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगती, क्योंकि वो कहीं भी जाना नहीं चाहती थी और भला वो क्यों जाए। वो तो यही सोचकर आई थी कि खुद की जान लेनी है। पॉल उसे जीने के लिए ट्राई करने को कह रहा था तो वो ये नहीं कर सकती थी, पर पॉल उसे बहुत समझाता है। लेकिन एट द एंड वो भी इंसान है तो चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद न जाने जेनी के दिमाग में क्या आता है, वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वेल गाइस, यहाँ पे हम जितना आसान सोचते हैं मरना, उतना ही मुश्किल होता है। अब दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। वेल पहले तो इन्हें यहाँ से नीचे जाना होगा ताकि इन्हें सांस लेने में आसानी हो सके और थोड़ी ठंड भी कम लग सके। तो दोनों धीरे धीरे करके नीचे जाते हैं, पर बीच में इनका सामना एक खड़ी चट्टान से होता है। लेकिन पॉल जेनी को हौसला देता है कि वो लोग ये कर सकते हैं। दोनों उसकी एज को पकड़कर नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन ये कोई क्लाइंबर नहीं है, इसलिए इनके साथ मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। एक समय आ जाता है कि जब आगे कोई रास्ता नहीं होता है तो पॉल उसे बताता है कि नीचे देखो एक पेड़ है, अगर हमें नीचे जाना है तो यहाँ से सीधा नीचे कूदना पड़ेगा, छलांग मारनी होगी, जिसकी मदद से हम नीचे जा सकते हैं। पर जेनी ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, उसका पैर टूट सकता है। लेकिन पॉल कहता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके बाद वो सीधा नीचे कूद जाता है और पेड़ को पकड़ते हुए थोड़ा नीचे आ जाता है। और नीचे जाने पर वो जेनी को भी बुलाता है तो वो भी कूदती है, लेकिन उसे यहाँ थोड़ी सी चोट लग जाती है। उसी दौरान उसके जेब से एक दवा गिर जाती है, जिसे उठाते हुए पॉल पूछता है कि ये किस चीज़ की है, क्या ये नींद की गोलियां हैं, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। तो उसके बार बार पूछने पर वो बताती है कि उसका यहाँ मर जाने का प्लान था, इसलिए वो ये सब दवाइयाँ लेकर आई थी। और ये सच जानकर पॉल के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसी दौरान वो उसके हाथों पे चोटों के निशान भी देखता है, जिसके बारे में वो उसे पूछता है, लेकिन हर बारी की तरह वो उसे बताने से मना कर देती है, जिससे पॉल को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो उस पर पूरा भरोसा करता था, लेकिन शायद वो नहीं करती है। वेल कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्रैश किए हुए काफ़ी समय हो चुका है और तब से इन्हें ना तो कुछ खाया हुआ है ना ही पिया है, जिसका असर जेनी पे दिखना शुरू हो गया था। वो थक चुकी थी और अब उसे और चला नहीं जाएगा। यही बात वो पॉल से भी कहती है, लेकिन वो उसे बताता है कि तूफान आने वाला है, उससे पहले हमें किसी सेफ जगह पर पहुंचना पड़ेगा, वरना हम उस तूफान में फंस सकते हैं। इसलिए वो दोनों चलते रहते हैं, लेकिन एक जगह पे पहुंचकर जेनी और पॉल के बीच में थोड़ी दूरी आ जाती है, जिस वजह से वो उसके पीछे छूट जाती है और वो पीछे से आ रहे एवलांच के बारे में उसे बता नहीं पाता। फिर क्या था, दोनों उसका शिकार बन जाते हैं और पॉल तो कूद कर दूर चला जाता है, लेकिन जेनी उस बर्फ की चट्टान में पूरी तरह से दब जाती है। अब वो इस कदर बर्फ के नीचे ढक चुकी थी कि उसे आंखों से ढूंढ पाना मुश्किल हो गया था। पॉल उस जगह के पूरे एरिया को टच करते हुए आगे बढ़ता है, जहां पे भी उसे जमीन थोड़ी हार्ड लगती है वो उस जगह को खोदने लगता है, और ऐसे ही करके उसने जेनी को ढूंढ लिया था। वो उसे दिख जाती है, लेकिन जेनी पूरी तरह से बर्फ में दब चुकी थी और यहाँ उसे पहली बार मौत का एहसास होता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और तभी जॉन उसे वहां से बाहर निकालता है। वो घसीटते हुए उसे एक गुफा में लेके जाता है जहाँ थोड़ी गर्मी थी, जिससे जेनी को थोड़ा आराम मिल सके। अब शुरुआत में जेनी जब बेहोश रहती है तो पॉल उसे बस देखता ही रहता है, पर जब उसे होश आता है तो वो दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे बता ही देता है कि उसकी सीट उसके साथ नहीं थी। असल में जब उसने जेनी को एयरपोर्ट की गेट पर देखा था तभी से वो उसे लाइक करने लगा था, जिसके बाद उसने खुद की सीट उसके साथ करवा ली ताकि उसके साथ बैठ सके। अब ये सुनकर जेनी भी स्माइल करती है, कहीं न कहीं वो भी उसे पसंद करने लगी थी। और इसके बाद वो उसके सवाल का जवाब देती है जो उसने पेड़ से कूदने वाले दिन पूछा था। वो कहती है कि मेरे डैड ने क्रिसमस वाले दिन खुद की जान ले ली थी। उस दिन के बाद मैं मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं हर समय बस डिप्रेस रहने लगी थी और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने डैड की तरह क्रिसमस वाले दिन अपनी जान दे दूंगी। उसके बारे में ये सच जानकर पॉल उसे गले से लगा लेता है और कुछ देर बाद अब चलने को कहता है, लेकिन जेनी की हालत चलने वाली नहीं थी।
वो उस दिन वहीं रुकने को बोलती है, लेकिन जब अगली सुबह होती है तो पॉल की हालत खड़े होने लायक नहीं थी। उसकी रिब पे लगी चोट अब बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी। वो जेनी से कहता है कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, मैं अब उठ नहीं सकता हूँ, मुझे तुम यहीं छोड़ दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उसे भी साथ चलने को कहती है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन एट द एंड वो जेनी के आगे हार जाता है और चलने के लिए राजी हो जाता है। दोनों एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई मिल जाए। इन्हें ऐसे चलते चलते कई दिन बीत चुके थे। तब से लेके आज तक उन्हें कुछ भी खाया नहीं है और यही वजह है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है और पहले के मुकाबले ये हर रोज कम भी चलने लगे हैं, क्योंकि पॉल ज्यादा देर तक लगातार चल नहीं सकता है, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर पर रुक कर आराम करता है। पर एक दिन पॉल को दूर एक नदी दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि वो हमारे घर जाने का रास्ता है। वो उसके साथ साथ अगर हम चलें तो रोड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जाकर नीचे एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे कि उसका एक हाथ की हड्डी टूट जाती है। जेनी फौरन भागते हुए उसके पास जाती है और उसे पानी पिलाती है, लेकिन खून बहुत ही ज्यादा बह रहा था। वो सबसे पहले तो उसकी हड्डी को ठीक करती है और फिर उसे जख्म वाली जगह पे पट्टी लगाती है। अब ऐसी हालत में पॉल आगे बढ़ नहीं सकता है, इसलिए वो वहीं रात गुजारने का फैसला करता है। अब नेक्स्ट डे वो लोग फिर से चलने को तैयार थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पॉल को उल्टियां होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी रिब अब जवाब दे चुकी थी, ऊपर से हाथ की लगी चोट जिससे वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, जिस वजह से जेनी उसे एक जगह बैठा देती है। तो पॉल उससे कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे यहीं छोड़ दो, आगे चली जाओ। लेकिन जेनी ऐसा नहीं करती, तो यहाँ पॉल उसे एक वादा करता है कि वो अपनी सांस को चलाता रहेगा जब तक वो वापस मदद लेके नहीं आ जाती। कहीं न कहीं जेनी को भी लगने लगा था कि पॉल अब चल नहीं सकता है, इसलिए यही सही होगा, इसलिए उसे यहीं आराम करने देना चाहिए। जिसके बाद वो उसे किस करती है और उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ाकर वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है और पॉल पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। इधर जेनी, जिसके साथ अभी तक पॉल था, लेकिन अब ये अकेली हो चुकी है। इसे अब हर चीज़ों का सामना अकेले ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, और इसे फौरन मदद भी लानी होगी, क्योंकि वहाँ पॉल अकेला इसका इंतजार कर रहा है। अब जेनी को सबसे पहले उस नदी तक पहुँचना है जिसके बारे में पॉल ने उसे बताया था, लेकिन उससे पहले उसका सामना होता है जंगली भेड़ियों से, जो उस पर हमला कर देते हैं। अब उसे भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, वो बस भागती रहती है। लेकिन कब तक, वो आखिर में उस पर हमला कर ही देते हैं, लेकिन यहाँ उसके पास वही शार्प टूल मौजूद था जिससे वो खुद की जान लेने वाली थी, पर आज वही चीज उसकी जान बचा लेती है। वो उसी टूल से उस भेड़िए को मार गिराती है और फिर भागते हुए आगे आ जाती है। अब आगे जाने पर उसे एक कच्ची सड़क दिखती है जिसके साइड में वही नदी बह रही थी जिसके बारे में पॉल ने उसे बताया था। वो उस नदी को फॉलो करती है और एट द एंड उसे एक पक्की रोड मिल जाती है। अब ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी जान बच गई थी और उसी रोड पर लेट जाती है। तभी एक ट्रक वाला उसे देख लेता और उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाता। लेकिन जब तक वो उन्हें पॉल के बारे में बता पाती, वो बेहोश हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है 24 साल पहले, जब जेनी सिर्फ 10 साल की थी। क्रिसमस का दिन है। उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक विंटेज वॉच थी। वो बोलते हैं कि जब भी तुम मुझे मिस करो, इसकी टिक टिक की आवाज सुन लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। वेल, कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हम जेनी को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका है। आंख खोलने से पहले वो सबसे पहले पॉल के बारे में पूछती है, पर उसके पास बैठी उसकी माँ कहती है कि अब वो नहीं रहा। दरअसल पॉल ने बहुत देर तक जेनी का इंतजार किया और उसे आखिरी समय तक लग रहा था कि वो मदद लेकर आएगी, लेकिन जब समय ज्यादा हो गया तो उसे पता चल गया कि वो नहीं आ सकती। इसलिए उसने एक छोटे से पेपर पर एक लेटर लिखा और जब वहां के लोगों ने उसका रेस्क्यू किया तब उन्हें वो लेटर मिल गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ जेनी के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। उसमें लिखा था कि जेनी, तुम घबराना मत, मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस कर सकती हो। हम इस जन्म में साथ नहीं हो पाए, लेकिन मैं गॉड से प्रे करूंगा कि अगले जन्म में हम दोनों साथ ही हो। मैं अभी भी तुम्हारे दिल में मौजूद हूँ। अब ये पढ़कर जेनी की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं जब उसने पॉल को पहली बार देखा था। उसकी हंसी, वो हर चीज जो पॉल की याद दिलाती थी। उसे एहसास हो गया था कि हमें मिली जिंदगी कितनी कीमती है, इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जेनी अपने ख्वाबों में खो जाती है, जहां वो पॉल के साथ एक ऊंची सी चट्टान पे खड़ी बातें कर रही है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, इस वीडियो पे एम करते हैं 500 कमेंट का, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।